ब्लैकमेलर अभय दिखा रहा था जीपीएफ घोटाले का भाई। कोई जेल में था, बड़ा खेल कहीं इसीलिए तो नहीं हुई थी ब्लैकमेलर और जेल अधीक्षक की दिल फैल, क्योंकि उषा राज से मामूली गड़बड़ी के लिए नहीं मांगे होंगे ब्लैकमेलर अभय ने 5 लाख। जी हाँ, एक बड़ा सवाल और सूत्रों के अनुसार ये खबर और सुर्खियों में छाई है लोगों की जुबां पर यह बातचीत। तो चले आइए जानते हैं। उज्जैन सेंट्रल जेल में कर्मचारियों के जीपीएफ के करीबन 15 करोड़ रुपए के हुए घोटाले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इधर शनिवार को तेजी से घटे घटनाक्रम में भैरवगढ़ पुलिस ने सेंट्रल जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम को ही उषा राज को जेल अधीक्षक पद से हटाकर जेल मुख्यालय भोपाल अटैच करने के आदेश जारी किए गए थे। अहम सवाल यह भी है कि उषा राज ने जेल अधीक्षक पद पर रहते हुए अभय तिवारी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्लैकमेलर अभय तिवारी को इसका पहले से ही अंदाजा था कि इस तरह का जेल में खेल चल रहा है? यदि ऐसा कोई अंदाजा था या जानकारी थी तो फिर सवाल यही है कि जिस घोटाले की जानकारी कथित रूप से मैडम को भी नहीं मालूम थी, उसकी जानकारी अभय तिवारी को कहां से लगी है और कौन लोग थे जिन्होंने उसे इस घोटाले की जानकारी दी? यह शक इसलिए हो रहा है क्योंकि आखिर क्या कारण रहा कि 2 लोगों ने मैडम और उनकी बेटी की गाड़ी का पीछा किया, फिर उनमें बहस हुई और मैडम उषा राज ने पुलिस में यह कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी कि अभय न्यूज के बताने वाले 2 लोगों ने उनका पीछा किया था और वीडियो बनाया था। और इस एफआईआर के बाद उषा राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उनके पास सारे सबूत हैं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। उषा राज ने बाद में यह भी बताया था कि जेल के कैदियों का अस्पताल में भर्ती होने और उनसे उनके परिजनों के मिलने जुलने को लेकर अभय तिवारी ने उनसे 5 लाख रुपए की मांग की थी। खुद उषा राज के अनुसार अभय तिवारी से उन्होंने कहा था कि यदि अस्पताल में कैदियों से उनके परिजन मिल रहे हैं तो इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, यह जिम्मेदारी पुलिस की है। उषा राज के अनुसार ही तब अभय तिवारी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 5 लाख रुपए दिलवाओ। अब सवाल यह है कि अस्पताल में भर्ती कैदियों के परिजनों को मिलने जैसी गड़बड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है कि उनके लिए अभय तिवारी उषा राज से 5 लाख रुपए जैसी मोटी रकम मांगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि घोटालेबाजों के संपर्क में होने से अभय तिवारी को पहले ही इसकी जानकारी लग गई हो और वह तात्कालिक जेल अधीक्षक उषा राज से 5 लाख रुपए मांगने पहुंच गया हो और इसी के चलते अभय ने जेल में हुए जीपीएफ घोटाले का भय भी दिखाया हो। यह और बात है कि उषा राज ने उसे चवन्नी भी नहीं दी और दोनों के बीच दिल फेल हो गई। इसके साथ ही इस मामले में खटास आ गई और मामला बिगड़ता चला गया। अब यह तो अभय तिवारी ही बता सकता है कि इस घोटाले की जानकारी अभय तिवारी को कब और कैसे लगी तथा वह इस मामले में और क्या जानता है। यदि 5 लाख मांगे गए थे तो वह किस संदर्भ में मांगे गए थे? दूसरा एक और सवाल, अभय तिवारी के दफ्तर वह कौन जेल के सिपाही पहुंचे थे अभय को न्यूज देने? यानी कि जेल से अभय के ऑफिस तक, जेल के अंदर तक की खबरें लगातार पहुंच रही थी और वह कौन सिपाही थे और कौन जेल के प्रहरी थे? यह जेल के बदमाश जो जेल के अंदर तक की खबर अभय तिवारी के दफ्तर तक पहुंचा रहे थे। यदि अभय तिवारी के दफ्तर तक इतनी खबरें पहुंच रही थी तो जीपीएस घोटाले की भी खबर अभय तिवारी तक पहले ही पहुंच चुकी थी। यानी कि अभय तिवारी जानता है कि फरार जीपीएस कांड का आरोपी आखिर कहां है। यह भी हो सकता है कि तिवारी के संपर्क में हो फरार आरोपी। बहरहाल जो भी हो, अब पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन कौन इस जीपीएस घोटाले में संपर्क में है।
मैं कोई कैदी अपराधी नहीं हूँ जो फरार हो जाऊंगी। मैं क्यों होंगी? मैं तो खुद लड़ रही हूँ, मैं लड़ूंगी जी, है ना। कानून है हम सबके साथ। प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों ने कई मांगे की हैं। इनमें राजस्व अधिकारी की पदोन्नति, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित घोषित करने और राजस्व अधिकारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग प्रमुख है। अभी तो 3 दिवस के सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। उसके पश्चात हमारा जो संघ है, हमारी संघ की कार्यकारिणी आगे की कार्रवाई की निर्णय लेगी। यदि हमारी मांगों पर शासन के द्वारा विचार नहीं किया जाता, कोई निराकरण नहीं किया जाता, तो फिर हम अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। दूसरे दिन भी चला प्रशासन का हथौड़ा। आदतन बदमाश का मकान किया एक बार फिर जमी दोष। जी हां, गुंडों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। आज पुलिस ने एक आदतन बदमाश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मंजिल भवन पर जेसीबी और हथौड़े चलाए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए गुंडा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के 4 बदमाशों के अवैध मकान तोड़े थे। वहीं पुलिस की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान पुलिस ने माधवनगर थाना क्षेत्र के आदतन बदमाश पिंटू ललावत के लक्ष्मीनगर स्थित मकान से अवैध अतिक्रमण हटाया। उसने यहां बिना अनुमति के 3 मंजिला भवन बना लिया था। सीएसपी सचिन परते ने बताया कि बदमाश के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 15 से अधिक मामले दर्ज हैं और इसी तरह बदमाशों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके खिलाफ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस व्यवस्था लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि। इंदौर नगर पालिका निगम के राजस्व विभाग द्वारा राजस्व वसूली के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते जोन क्रमांक 1 में शांति बाई के नाम के प्रतिष्ठान को आज सील कर दिया गया, जिन पर 1 करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया था। राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। निरंजन सिंह चौहान के मुताबिक इस साल पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त का लक्ष्य रखा गया है और सारे एआरओ और पूरी टीम जमीन पे मुस्तैद है। और उसका परिणाम ये है कि मेरे को कल में कम से कम 20 से 25 फोन आए होंगे कि भैया ये है। तो किसी का कोई डिस्प्यूट भी होता है तो हम आपस में बात करा के उसका डिस्प्यूट भी हल करा रहे। इंदौर सुर्खियों में रहे उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में अब देवास जिले की अधीक्षक श्रीमती हिमानी मनवारे प्रभारी अधीक्षक का पदभार संभालेंगी। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे ने अपना प्रभार संभाला। यहाँ बता दें, इसके पहले उषा राजे जेल अधीक्षक को फिलहाल भोपाल अटैच किया गया है। इसके बाद आज देवास जेल की अधीक्षक हिमानी मनवारे प्रभारी अधीक्षक का पदभार आज संभाला। आज ही मैं ज्वाइन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ की व्यवस्था का जायजा लूँगी कि क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, पर उनको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगी। बाकी हमें जो मुख्यालय से आदेश मिले हैं उसके पालन में कार्य अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक। अभी स्थायी प्रभार पिछले दिनों प्रदेश के कुछ शहरों में बड़े बकायेदारों से वसूल के लिए ढोल अभियान शुरू किया गया था। भोपाल में भी बकायेदारों से वसूल के लिए उनके प्रतिष्ठानों के आगे ढोल बजाकर वसूली की हिदायत दी थी। इंदौर में भी बड़े बकायेदारों के खिलाफ ऐसी ही मुहिम शुरू की जाएगी। इसको लेकर राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान का कहना है कि ऐसा विचार सुझाव के रूप में सामने आया था, जिस पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन नगर निगम वसूली के लिए ढोल बजाने जैसी मुहिम नहीं चलाएगा। हम उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि किसी के घर पे एकदम जाकर ढोल पीटना और बड़ा हमारे ही लोग हैं कहीं ना कहीं, तो हम समझा के ही पैसा ले लेंगे, ऐसा हमारी। पारिवारिक विवाद के चलते महिला हुई आगजनी का शिकार, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। यह पूरी घटना राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में तुलसी नगर निवासी विशाल पिता गोवर्धन चौहान की पत्नी करीब 3 दिन पहले पारिवारिक विवाद के चलते आगजनी के शिकार के कारण झुलस गई थी।
जिनका उपचार भोपाल में चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये सुनिए, आग लगाने के बाद वो हमको फोन लगाता है पति कि तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा अगर जहाँ आए तो। वो हमारे पास है, आप चाहो तो हम आपको भी दे सकते हैं। और एक रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसी कई दिनों की रिकॉर्डिंग है जिसमें बच्ची रो रही है। मर्ग पंजीबद्ध हुआ था। मर्ग पंजीबद्ध में परिजनों के कथनों पर से हमारे द्वारा जो उनका ससुराल पक्ष है उनके विरुद्ध 306 भादवी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के समीप मलावर थाना अंतर्गत शमशेरपुरा में रात में प्रेम सिंह लवंशी, जिसकी उम्र 48 साल है, वो अपने खेत में लगे प्याज की फसल में पानी दे रहा था। उसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मलावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शव भिजवाया। इधर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सबको अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। मर्ग कायम कर लिया गया है। मर्ग जांच में है। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने घाघरला, पानखेड़ा सहित आसपास के जंगलों में हुई कटाई का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि जंगलों की कटाई से आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में जाएगा। यदि सरकार द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हमारे द्वारा इसका विरोध कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब वक्त आ गया है कि इन अतिक्रमणकारियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। शुरुआत हुई है यहाँ से, ये गांव, ये शहर जंगल से गांव में जाएगी, गांव से शहर में आएंगे, शहर में लूटेंगे। तो ये सरकार क्या चुपचाप क्यों बैठी है? ये हाथ पे हाथ धर के सरकार क्यों बैठी है? इनको जरूर कोई एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएट लेना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा मनावर युवा सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया एवं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी को हर बूथ पर विजय बनाने की बात कही। नौजवानों ने संकल्प लिया है कि 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव मध्य प्रदेश में धार के अंदर, मनावर के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे और सभी नौजवान ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारियों में जुट गए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।